हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ परमजीत। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? चलिए, आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है लेजिस्लेचर। ठीक है, तो बच्चे चलिए हम लोग सब इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोनों बोर्ड के बच्चों के सिलेबस में ये ऐड है। बेसिकली बच्चों, ये जो टॉपिक है ये क्लास 8 का है। क्लास 8 का है, तो मैंने क्लास 8 का एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है लेजिस्लेचर, जिसको हम हिंदी में विधायिका बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? विधायिका बोलते हैं, विधायिका। ठीक है, तो बच्चों लेजिस्लेचर को समझने के लिए हमें एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखना होगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, विधायिका का मतलब क्या होता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी 1 बाय 1 पूरे अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी। बाइलिंगुअल हूँ ताकि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पूरे तरह से अब पूरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आप अच्छे से बैठ जाएं और धैर्य से अच्छे से पेशेंस के साथ पूरे टॉपिक को 1 बाय 1 अच्छे से सुनिए। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्लियरली आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझाने का। तो चैनल में जुड़े हुए अगर कोई नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। आपको ये लेजिस्लेचर टॉपिक अगर समझ में आया और बहुत अच्छे से अगर क्लियर हुआ तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि और भी लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि विधायिका जो एक ऐसी संस्था होती है जो संविधान या कानून के तहत उसे तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे नियम कानून तैयार किए जाते हैं। और ये एक ऐसी संस्था होती है बच्चों जो किसी देश या किसी राज्य में कानून बनाने, संशोधित करने और उसे रद्द करने का काम करती है। ठीक है, तो हम गवर्नमेंट के जब ऑर्गन को देखते हैं, इसे जब हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे तो मैं पूरी तरह से समझाऊंगी। तो सबसे पहले आप इसे देख लीजिए कि इसमें 2 चीज़ों को देखा गया है बच्चों लेजिस्लेचर में, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोकसभा और राज्यसभा को जानने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेंगे बच्चों कि व्हाट इज़ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या है, लेजिस्लेचर का मतलब क्या है बच्चों? तो सबसे पहले हम इसे रीड करते हैं। इन अ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर इन द ब्रांच रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज एंड इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देयर आर 3 मेन पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन। देखिए बच्चों, इसके अंदर हम ये बताएंगे कि किसी भी देश किसी भी राज्य में कानून बनाने में जो सरकार के अंदर जिसके तहत जहाँ कानून बनाया जाता है उसे ही हम विधायिका कहेंगे या उसे ही हम लेजिस्लेचर कहेंगे। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर इसके 3 मेन पार्ट होते हैं जिसे हम ऑर्गन भी कहेंगे, गवर्नमेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों 3 ऑर्गन में पहला नंबर पे ही आ जाता है लेजिस्लेचर, दूसरे नंबर पे आता है एग्जीक्यूटिव और तीसरे नंबर पे आता है जुडिशरी। तो मैं जिस टॉपिक को आपके लिए लेकर के आई हूँ ये आप गवर्नमेंट के जो ऑर्गन है यानी सरकार के जो अंग है उसका पहला अंग है। ठीक है, कौन सा अंग है? पहला अंग है, फर्स्ट ऑर्गन है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर बच्चों सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये मेक्स ए लॉ, जो कानून बनाने का काम है वो लेजिस्लेचर का है। इन फोर्सेस लॉ। अब एग्जीक्यूटिव जो है वो गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो है
ठीक है। उसका जो सेकंड ऑर्गन है उसका नाम है एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव का ना काम होता है इन्फोर्सेस लॉ, ठीक है। इन एग्जीक्यूटिव को हम हिंदी में कार्यपालिका भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कार्यपालिका। थर्ड नंबर में आता है जुडिशरी, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। सबसे पहले नंबर पे आया लेजिस्लेचर, दूसरे नंबर पे आया एग्जीक्यूटिव और तीसरे नंबर पे आया जुडिशरी, ठीक है। तो जुडिशरी के अंदर हम देखेंगे इंटरप्रेट्स लॉ एंड डिलीवर्स जस्टिस, ठीक है। इससे सिंपल सी बात है, सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसे समझेंगे बच्चों। जुडिशरी के अंदर न्याय दिलाने की बात की जाती है, लोगों को यहाँ से न्याय मिलता है, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होती और सबको इससे न्याय प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द लेजिस्लेटिव ब्रांच, इट इंक्लूड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा में बच्चों हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा में काउंसिल ऑफ स्टेट, ये दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे एमपीज़ कहा जाता है, मीट इन अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक वैसी जगह है, पार्लियामेंट एक ऐसा कॉन्फ्रेंस रूम हम बोल सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, या एक हॉल बोल सकते हैं। पार्लियामेंट संसद है, संसद के अंदर हर वो मंत्री, हर वो पार्लियामेंट का मेंबर शामिल होता है और आपस में वो लोग मिलकर डिस्कशन, डिबेट और कानून बनाने का काम पूरे कंट्री के लिए वो लोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम जानते हैं ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक चार्ट लेकर के आई हूँ बच्चों, आप चार्ट को देखें ध्यान से। ऑर्गन में सबसे पहले है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है बच्चों? लेजिस्लेचर के अंदर इंक्लूड रहते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में क्या क्या? एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट का ऑर्गन है उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन इंक्लूड्स रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इंक्लूड रहते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर में आता है जुडिशरी। जुडिशरी में बच्चों सिंपल सी बात है, जब न्याय की बात आ रही है तो कोर्ट तो ज़रूर आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। वैसे भी हम जुडिशरी के अंदर बच्चों 3 कोर्ट को देखते हैं। सबसे पहले जो आता है वो होते हैं सुप्रीम, है ना, उसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। और सेकंड नंबर में आता है हाई कोर्ट, और दूसरे में हम जिसे कहेंगे लोकल कोर्ट, ठीक है। लोकल कोर्ट के रूप में भी हम इसे जानते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रूप में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रूप में भी हम इसे जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल ये क्या है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ लोकसभा? लोकसभा क्या है? इट इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस होता है वो है लोकसभा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल बिकॉज मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू इलेक्शन। लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट पीपल्स के द्वारा, आम सिटीजन्स के द्वारा, हम आम जनता के द्वारा किया जाता है। हम सब मिलकर लोकसभा के मेंबर्स का चुनाव करते हैं। लोकसभा का चुनाव होता है, अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ था। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है बच्चों वो है 552 मेंबर्स, 530 फ्रॉम द स्टेट्स। 530 मेंबर्स जो हैं बच्चों वो स्टेट से हैं और 20 जो होते हैं वो है यूनियन टेरिटरीज के अंदर से, और 2 जो आते हैं वो आते हैं इंडियन मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जिसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। इफ़ द कम्युनिटी इज़ नॉट वेल रिप्रेजेंटेड, अगर ये तभी उसे नॉमिनेट कर सकते हैं जब वो किसी भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हो, ठीक है। प्रेजेंट स्ट्रेंथ अभी अगर हम लोकसभा की देखें बच्चों तो वो है 545 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सीट्स आर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। अब सीट किस पे डिपेंड करती है? सीट डिपेंड करती है पर्टिकुलर हर एक ईच स्टेट में कितने पॉपुलेशन है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी सीट्स होंगी, ठीक है। रिजर्व सीट भी होती है जिसे हम आरक्षण कोटा या आरक्षण सीट के रूप में जानते हैं, आरक्षित
वो पूरी तरह से आरक्षित है, जिसे हम स्पेशल सीट्स भी कहेंगे। स्पेशल सीट्स आर केप्ट फॉर शेड्यूल कास्ट, जिसे हम SC कहते हैं। क्या कहते हैं? SCs कहेंगे। शेड्यूल ट्राइब्स, जिसे हम STs कहेंगे। ठीक है, तो ये दो जो आपने पॉइंट्स देखा, STs एंड SCs, इन दोनों को गवर्नमेंट की तरफ से आरक्षण मिला हुआ है, जैसा कि आप सब जानते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल में टर्म ऑफ द हाउस को देखते हैं कि द लोकसभा वर्क्स, ये कितने सालों के लिए काम करता है? ये 5 सालों के लिए काम करता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ टेम्परेरी हाउस। बच्चों, लोकसभा को टेम्परेरी हाउस भी कहा जाता है। इट इज़ डिसॉल्व्ड एंडेड आफ्टर 5 years। न्यू इलेक्शंस आर हेल्ड टू चॉइस न्यू मेंबर्स। न्यू इलेक्शंस को भी ऑर्गेनाइज करवाया जाता है जब हम न्यू मेंबर्स को इलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जब न्यू मेंबर्स हमें चाहिए होते हैं लोकसभा के अंदर, तो हम न्यू इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं। ठीक है, इसके लिए नोट जो है उसे पढ़ेंगे। द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर 5 years इन स्पेशल सिचुएशंस। अगर इन केस प्राइम मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट को भी अगर लोकसभा को छोड़ना होता है, तो वो एक स्पेशल सिचुएशन के अकॉर्डिंग 5 साल से पहले वो इसे छोड़ सकते हैं। इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा मेंबर्स ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसा कि हम सब जानते हैं, लोकसभा का जो चुनाव होता है बच्चों, वो हम सब खुद उन्हें वोट दे करके जिताते हैं। और ये जो वोट करने का जो जरिया है वो कहाँ से आया है बच्चों? वो आया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए हमें मिलता है। दिस इलेक्शन इज़ डन थ्रू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, विच मीन्स एवरी इंडियन सिटीजन हु इज़ 18 years और ओल्डर हैज़ द राइट टू वोट। तो हर वो पर्सन, हर वो सिटीजन जो 18 साल का है या 18 साल से ऊपर का है, या उसकी उम्र 18 साल से ऊपर की हो गई है, उसे वोट देने का अधिकार सरकार दे देती है। ठीक है, दे कैन वोट फॉर द कैंडिडेट MP दे वांट टू रिप्रेजेंट देयर एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो वो खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो वोट भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बच्चों, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन, आपकी कितनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितनी क्वालिफ़िकेशन नेसेसरी है। तो टू बी इलेक्टेड एज एन MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही MP कहा गया। इन द लोकसभा पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो आप इंडिया के होने चाहिए, इंडिया के आप सिटीजन होने चाहिए। बी एट लीस्ट 25 years, आपकी उम्र 25 साल की तो होनी ही चाहिए। ठीक है बच्चों, फुलफिल एंड अदर क्वालिफिकेशन मेड बाय द पार्लियामेंट लॉ लाइक नॉट बीइंग अ bankrupt and the mentally unsound etc. प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा के ऑफिसर बनने के लिए आप क्या होना चाहिए, आपके अंदर आपकी काबिलियत कितनी होनी चाहिए? द स्पीकर ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो स्पीकर है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहलाते हैं। लीडर ऑफ मीटिंग ऑफ द लोकसभा की जो मीटिंग होती है उसके लीडर होते हैं स्पीकर। हु इज़ द स्पीकर चूजन? मेंबर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वही स्पीकर को सेलेक्ट करते हैं या चूज़ करते हैं। इलेक्ट वन ऑफ देयर ओन मेंबर, अपने ही मेंबर्स में से किसी एक को अब वो सिलेक्ट तो करते हैं बाय सिंपल मेजोरिटी मोर देन हाफ ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है बच्चों, दे ऑल्सो चूज़ द डिप्टी स्पीकर्स इन द सेम वे। डिप्टी स्पीकर का सिलेक्शन भी इसी तरह से किया जाता है लोकसभा मेंबर्स के द्वारा। रूल ऑफ द स्पीकर्स कंडक्ट मीटिंग, ये क्या क्या करते हैं? ये मीटिंग कंडक्ट करते हैं। मेंटर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द हाउस के अंदर के जितने भी मीटिंग्स को कंडक्ट करना, मेंटेन करना, उन्हें सारे ऑर्डर्स को और सारे डिसिप्लिन्स को हाउस के अंदर मेंटेन करना, ये सारा काम स्पीकर का होता है। डिसाइड्स हु विल स्पीक्स एंड व्हेन, कौन बोलेगा, कब बोलेगा, ये सारी चीज़ें स्पीकर ही डिसाइड करते हैं। कैन सस्पेंड और वॉर्न मेंबर्स हु डोंट फॉलो रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर द डिप्टी स्पीकर्स परफॉर्म ऑल ड्यूटीज़। देखिए बच्चों,
अब लोकसभा के अंदर जिस दिन लोकसभा पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा की सुनवाई होती है, उस दिन अगर स्पीकर नहीं रहते हैं, उनके एब्सेंस में अगर वो नहीं है तो उनके एब्सेंस में वो सारा काम कौन करेगा? वो सारा काम करेंगे डिप्टी स्पीकर। ठीक है। द स्पीकर कंटिन्यूज इन ऑफिस अंटिल, वो ही भी हो सकते हैं, वो सी भी हो सकते हैं, वो रिज़ाइन दे सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और न्यू स्पीकर इज़ इलेक्टेड, उसके बाद जब वो रिज़ाइन देते हैं तो फिर एक नए स्पीकर को इलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ हो गया कंप्लीट आपका पूरा लोकसभा। अब हम आ जाते हैं राज्यसभा। राज्यसभा जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे हम अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इसे जानेंगे कि व्हाट इज़ राज्यसभा। इट इज़ द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का अपर हाउस जो है वो है राज्यसभा है। इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। बच्चों इसमें सिंपल सी मैं आपको दो इसमें डिफरेंसेस बता देती हूँ कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। राज्यसभा को पीपल इलेक्ट करते हैं, सिंपल, ठीक है। लोकसभा को पीपल इलेक्ट करते हैं, बट राज्यसभा को पीपल्स के द्वारा, आम सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता है। ये मेंबर्स इन्हें हम आम सिटीजन्स इलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इन्हें इलेक्ट करते हैं लेजिस्लेटिव्स असेंबलीज और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी है 250 मेंबर्स की। 230 मेंबर्स इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। दीज आर एक्सपर्ट फ्रॉम द फील्ड लाइफ। अब इसके अंदर जिन भी मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है बच्चों, वो ये सारे फील्ड में अव्वल होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए। वो एक्सपर्ट होने चाहिए स्पोर्ट्स में, फिल्म्स में, आर्ट में, लेजिस्लेचर में, म्यूज़िक में, मेडिसिन में, सोशल सर्विस में। जैसे बच्चों हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए एग्जांपल भी लेकर आई हूँ। सचिन तेंदुलकर, अ फेमस क्रिकेटर, वॉज द नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। राज्यसभा मेंबर्स के लिए वो नॉमिनेट किए गए हैं, जबकि वो एक क्रिकेटर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो एक स्पोर्ट्स लाइन से बिलोंग करते हैं, एक वो फेमस क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, उन्हें भी नॉमिनेट किया गया राज्यसभा के लिए, ठीक है। अब हम जानेंगे टर्म ऑफ द हाउस। द राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस। राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है। इट इज़ नेवर डिसॉल्व। ईच मेंबर सर्व्स फॉर 6 ईयर्स। अब हम फिर से एक बार देखेंगे बच्चों, लोकसभा में 5 साल का काम है, बट राज्यसभा में 6 साल का, ठीक है। बट एवरी 2 years एंड 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर, ठीक है। 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायर होते हैं। दीज रिटायरिंग मेंबर्स कैन बी री इलेक्टेड और रिप्लेस्ड विथ अ न्यू वंस। या तो उन्हें फिर से री इलेक्ट किया जाता है या उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है और फिर किसी नए मेंबर को वहाँ अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है। इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ये कैसे होते हैं? ये इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट किए जाते हैं। राज्यसभा मेंबर्स को इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट किया जाता है। राज्यसभा मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। दे आर चूजन बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यूजिंग अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। राज्यसभा मेंबरशिप के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? टू बिकम अ राज्यसभा मेंबर अ पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, बी एट लीस्ट 30 years ओल्ड। अब बच्चों यहाँ भी एक चीज़ देखिए, लोकसभा में आपने देखा था 25 साल, वो मेंबर्स की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 years, है ना। बट राज्यसभा में उसकी उम्र 30 साल की होनी ही चाहिए। फुलफिल अदर लीगल qualification made by parliament. Presiding officers of Rajya Sabha, the vice president of India is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. जो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट है वही एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या होता है बच्चों? मीन्स ही बिकम अ चेयरमैन बिकॉज ही इज़
ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट किए गए हैं। ही कंडक्ट एंड कंट्रोल द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्ट डिप्टी चेयरमैन फ्रॉम अमॉन्ग देमसेल्फ। जितने भी राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कर दिया जाता है डिप्टी चेयरमैन के द्वारा। इफ़ द चेयरमैन इज एब्सेंट अनेबल टू वर्क द डिप्टी चेयरमैन टेक ओवर द ड्यूटीज़। अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन जो है वो सारी ड्यूटीज़ को वो फुलफ़िल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे रिलेशन बिटवीन द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा लोकसभा इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। इक्वल पावर्स, डिफरेंसेस एंड यूनिक रूल्स। चलिए बच्चों, अब हम इसे समझते हैं। एरिया वेयर बोथ हाउसेज हैव इक्वल पावर्स। वो कौन कौन सी एरिया हैं जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर्स दिए गए हैं। इन सम important matters लोकसभा एंड राज्यसभा आर इक्वली पावरफुल। दिस इंक्लूड्स ऑर्डिनरी बिल पास करने के लिए कैन बी इंट्रोड्यूस इंटर हाउस आइदर हाउस, बोथ हाउसेस मस्ट डिस्कस एंड पास इट। अब मान लीजिए ऑर्डिनरी बिल पास करना है, ठीक है, बजट तैयार करना है, बिल पास करना है, तो ये दोनों राज्यसभा लोकसभा दोनों से सलाह मशवरा किया जाता है, दोनों आपस में डिस्कस करते हैं, तब जा कर के ये ऑर्डिनरी बिल को पास किया जाता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का भी जब इलेक्शन किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का, तो भी हम मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस पार्टिसिपेट इन द इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, जब हम इंडिया के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं तब भी हम दोनों हाउस के मेंबर्स से सलाह ली जाती है, दोनों आपस में सलाह करते हैं, दोनों डिस्कस करके ही इनका सिलेक्शन किया जाता है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बोथ हाउस मस्ट इम्प्रूव द मोशन टू रिमूव द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ जजेस। अब इम्पीचमेंट ऑफ जजेस के अंदर हम क्या देख रहे हैं, बोथ हाउसेस मस्ट अप्रूव द मोशन टू रिमूव जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। ठीक है, 5th नंबर में आता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी पास्ड बाय बोथ हाउस। अब मान लीजिए बच्चों कि जज के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर भी अगर किसी को रिमूव करना है तो भी हम बोथ हाउसेस हम देखते हैं कि दोनों हाउस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसे चेंज करने में, इसे रिमूव करने में। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर भी अगर हम किसी भी चेंजेस को हम देखते हैं तो भी हम दोनों हाउसेस के पार्टिसिपेशंस को देखते हैं। ठीक है, एरिया वेयर लोकसभा इज़ द मोर पावरफुल। वो कौन सा एरिया है बच्चों जहाँ पे लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, ये समझेंगे। इन सम केसेस लोकसभा इज़ मोर पावरफुल देन राज्यसभा। हम बहुत सारी ऐसी जगह में देखते हैं जहाँ मनी बिल, ठीक है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन अ लोकसभा। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही होता है बच्चों, राज्यसभा में नहीं होता है। राज्यसभा कैन ओनली सजेस्ट चेंजेस। राज्यसभा सिर्फ सजेस्ट दे सकती है, कर नहीं सकती, बट लोकसभा कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। राज्यसभा उन्हें सजेस्ट देगी, सजेस्ट करेगी, ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे एक्सेप्ट कर रही है, ये उसे एक्सेप्ट कर रही है या रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, जॉइंट सेशन डिसीजंस व्हेन बोथ हाउसेस मीट टुगेदर, तब होता है जॉइंट सेशन, जब दोनों हाउसेस मिलते हैं तब। द डिसीजन ऑफ लोकसभा प्रिवेल बिकॉज इट हैज़ मोर मेंबर। मोशन लाइक नो कॉन्फिडेंस मोशन, cut motions and adjournment motions. This can be introduced only in the Lok Sabha. These motions help control the questions the government. सरकार के तरफ से कोई भी सवाल आता है उसे कंट्रोल करने का काम यहाँ देखा जाता है। अब उस एरिया को जानेंगे बच्चों जहाँ पे राज्यसभा ज़्यादा स्पेशल पावर लेकर बैठा है। इवन थ्रो लोकसभा इज़ मोर पावरफुल राज्यसभा।
लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल है। सम यूनिक पावर्स हेयर, चेक हैस्टी लॉज। राज्यसभा कैन स्लो डाउन और स्टॉप एनी लॉ दैट इज बीइंग पास टू क्विकली। ठीक है। परमानेंट हाउस का क्या होगा? परमानेंट हाउस के अंदर हम देखेंगे राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व्ड, सो इट कंटिन्यूज टू वर्क इवन व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड। एक्सपर्ट ओपिनियंस के अंदर हम देखेंगे मेनी नॉमिनेटेड मेंबर्स आर एक्सपर्ट इन फील्ड लाइक आर्ट, लिटरेचर, साइंस एट्सेट्रा। देयर आइडियाज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिस्कशन। अब किस फील्ड में हम देख सकते हैं ज़्यादा पावरफुल है? क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। राज्यसभा कैन पास अ रिसोल्यूशन टू क्रिएट न्यू सर्विसेज लाइक इंडियन पुलिस सर्विस और अदर। अब राज्यसभा ही पास करती है रिसोल्यूशन को, सर्विसेज लाइक इंडियन पुलिस सर्विस या कहीं और। मेक लॉज एंड स्टेट सब्जेक्ट के अंदर हम क्या देखते हैं? जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं वहाँ राज्यसभा कैन रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंग राज्यसभा जो है वो पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक लिस्ट तैयार करे। नॉर्मली मीन फॉर द स्टेट्स ओनली इफ़ इट इज़ नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। पावर ऑफ द लेजिस्लेचर्स पार्लियामेंट के अंदर क्या है? द इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द 3 मेन पावर्स। सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर्स, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव्स एंड कंट्रोल ओवर द नेशनल पर्स यानी मनी मैटर्स। ओके, लेजिस्लेटिव पावर्स नंबर 1 उसे पहले हम समझेंगे, जिसमें पावर टू मेक लॉज के बारे में बताया गया है। बच्चों, पार्लियामेंट मेक लॉज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स लिसन इन 3 लिस्ट। इसके लिए 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। ओके, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट लाइक डिफेंस एंड इनकम टैक्स सेंसस से रिलेटेड होंगे। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 47 सब्जेक्ट आते हैं बच्चों, जिसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, एनिमल क्रूएलिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर टोटल 66 सब्जेक्ट्स आते हैं बच्चों, जिसमें एग्रीकल्चर है, लोकल गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब है यूनियन लिस्ट। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज डायरेक्टली ऑन दिस सब्जेक्ट। अब इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं बच्चों, उसके लिए पार्लियामेंट खुद ब खुद लॉ तैयार करती है। कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज, बट इफ़ बोथ मेक डिफरेंट लॉ ऑन द सेम सब्जेक्ट, द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इज़ मोर पावरफुल एंड विल अप्लाई। ओके, स्टेट लिस्ट के अंदर हम देखते हैं कि पार्लियामेंट कानून बनाती है ओनली स्पेशल केसेस ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी के लिए, व्हेन राज्यसभा पासेज द रिसोल्यूशन सेइंग इट इज़ इन द नेशनल इंटरेस्ट। ओके, ऑन सब्जेक्ट नॉट लिसन इन एनी ऑफ दिस लिस्ट कॉल द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। ऑर्डिनेंसेस में देखते हैं हम, इफ़ पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन द प्रेसिडेंट कैन इशू लॉ। ऑर्डिनेंस किसे कहते हैं? ऑर्डिनेंस में हम देखते हैं बच्चों, जिस सेशन में पार्लियामेंट नहीं इन्वॉल्व है या पार्लियामेंट नहीं कर रही है, तो उस पूरे सेशन को प्रेसिडेंट उस सारे काम को, उस सारे लॉ को इशू करवाएगी। ठीक है, उसे हम कहेंगे ऑर्डिनेंस। ओके, दिस लॉ मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ इट्स नेक्स्ट सेशन। अब जो सेशन में इसे लागू किया गया है, वो कम से कम उस समय से लेकर के 6 सप्ताह तक इसे लागू कर देना होता है, इसे अप्रूव कर देना होता है, जब तक कि नेक्स्ट सेशन ना आ जाए। ठीक है, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट मिनिस्टर्स जिसे हम कहेंगे। ठीक है, द पार्लियामेंट चेक्स द वर्किंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। उसके सेवरल वेज हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आवर चलता है बच्चों। क्वेश्चन आवर के अंदर एमपीज़, ठीक है, एमपीज़ आस्क क्वेश्चन टू मिनिस्टर्स टू नो अबाउट देयर वर्क ऑफ एनी पब्लिक इशू। एमपीज़ जो है वो क्वेश्चंस करते हैं मिनिस्टर से, वो पब्लिक इशू के बारे में और उनके काम के बारे में। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है बच्चों? ऑल मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा के लिए ऑल मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल
होते हैं। इफ़ द लोकसभा इज़ नॉट हैप्पी दे कैन रिमूव द मिनिस्टर। अगर बच्चों किसी मिनिस्टर से लोकसभा हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है उनके काम से, तो लोकसभा उसे रिमूव कर सकती है। ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन। If the opposition moves this motion and it passes, the entire government has to resign. उसके बाद है 4th नंबर में adjournment motion। adjournment motion के अंदर used to discuss urgent public issues by stopping other businesses for a while. कंट्रोल ओवर द नेशन पर्स यानी मनी मैटर का क्या है? पार्लियामेंट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट्स मनी एंड स्पेंडिंग इट, पासेस द यूनियन बजट। जैसा आप जानते हो, सबसे पहले अगर मनी मैटर आ रहा है बच्चों तो सबसे पहले आएगा यूनियन बजट। ठीक है। द डिटेल्ड प्लान ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर 1 ईयर विदाउट बजट अप्रूवल। बिना बजट अप्रूवल के नो मनी कैन बी स्पेंड और टैक्स चार्ज। कहीं भी कोई मनी को स्पेंड नहीं किया जाएगा और ना ही कहीं टैक्स चार्जेस किए जाएंगे। फिक्सेस सैलरीज। पार्लियामेंट डिसाइड्स द सैलरीज ऑफ एमपीज, मिनिस्टर्स एंड अदर ऑफिशियल्स। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब जान जाते हैं अदर इम्पॉर्टेंट पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। और भी कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पावर हैं उसे अब हम जानेंगे। जैसे सबसे पहले इलेक्टोरल पावर्स, जैसे पावर टू इलेक्ट। अ पार्लियामेंट टेक्स अ पार्ट इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ द बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा जॉइन इन दिस इलेक्शन। अब इन इलेक्शन में दोनों इंक्लूड रहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। ठीक है। 5th नंबर पे आता है जुडिशियल पावर्स, जिसे लीगल पावर्स कहेंगे। इसमें हम इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को देखते हैं। इफ़ द प्रेसिडेंट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रेसिडेंट संविधान के खिलाफ जा रहे हैं तो द पार्लियामेंट कैन रिमूव इम्पीच हिम, पार्लियामेंट उन्हें रिमूव कर सकती है। इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, पार्लियामेंट कैन रिमूव जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ। ठीक है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी नॉट एबल टू परफॉर्म ड्यूटीज़, अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज है वो सही तरह से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो भी पार्लियामेंट उन्हें रिमूव कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए बच्चों जानते हैं पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस। अमेंडमेंट का मतलब क्या है? चेंज और अपडेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर चेंज और अपडेट। द पार्लियामेंट कैन चेंज अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस as needed but it must follow the proper procedures. Rule of legislature in democracy, अब लोकतंत्र के अंदर लेजिस्लेचर का क्या रूल है इसे हम जानते हैं। In a democratic country like India, the legislature is very important because why? क्यों important है? Because it acts as the voice of people, ये जनता की आवाज़ को एक्ट करती है, दिखाती है। इट मेक्स लॉ, चेक द गवर्नमेंट एंड इंश्योर दैट पीपल्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड। इसका कंक्लूजन हम जानेंगे। द इंडियन पार्लियामेंट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे लोकतंत्र में इंडियन पार्लियामेंट जो है वो एक बैकबोन का काम करती है। ये कानून बनाती है। इट मेक्स लॉ, कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट, handle money matters, ensure justice and fairness. Power of the Indian Parliament legislature. Legislature's power. Law making, makes a law of union list जिसमें डिफेंस एंड इनकम टैक्स दोनों आ रहे हैं। कैन मेक लॉज एंड कॉन्क्रीट लिस्ट जिसमें एजुकेशन आ रहा है, फॉरेस्ट आ रहा है। इफ़ स्टेट्स एंड यूनियन लॉज क्लैश, यूनियन लॉज विंस, कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट के अंदर हम लॉ को देखेंगे। ड्यूरिंग इमरजेंसी, इफ़ राज्यसभा गिव्स परमिशन, अगर राज्यसभा परमिशन देती है बच्चों, कैन मेक लॉ, कानून बनाने के लिए, तो अनलिस्टेड सब्जेक्ट्स अप्रूव्स ऑर्डिनेंस इशू बाय द
प्रेसिडेंट। इसे इशू करवाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। सेकंड पॉइंट आता है बच्चों एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स ओवर गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, मीन्स क्वेश्चंस आवर्स। एमपीज क्वेश्चंस मिनिस्टर्स, जो जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो एमपीज हैं वो मिनिस्टर से क्वेश्चन करते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन रिमूव गवर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट मोशंस में रेज अर्जेंट पब्लिक इश्यूज। मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। कंट्रोल ओवर द नेशनल मनी मैटर, पासेस द बजट, अप्रूव्स टैक्सेस, डिसाइड सैलरीज। ये सारे काम नेशनल पर्स के अंदर यानी मनी मैटर के अंदर देखे जाते हैं। इलेक्टोरल पावर्स के अंदर बच्चों इलेक्ट्स को देखा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। जुडिशियल पावर के अंदर हम देखते हैं कैन इम्पेच प्रेसिडेंट ऑफ वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशंस, कैन रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम एंड हाई कोर्ट फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर्स इन कैपेसिटी। पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हम देखते हैं कैन चेंज एंड अपडेट द कॉन्स्टिट्यूशंस। इसके अंदर बच्चों कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज किया जाता है और अपडेट किया जाता है। ठीक है। मस्ट फॉलो प्रॉपर प्रोसीड्यूर फॉर अमेंडमेंट। रोल इन डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का क्या रोल है, डेमोक्रेसी के अंदर इसका क्या रोल है? इसमें सबसे पहले है कि ये जनता की आवाज़ है। प्रोटेक्ट राइट एंड फ्रीडम, जिसमें सभी अधिकारों को दिया गया है, सभी स्वतंत्रता को दिया गया है। इंश्योर्स द गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल एंड फेयर। बच्चों यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, जुडिशियल पावर, रोल इन डेमोक्रेसी, कंट्रोल ओवर नेशनल पर्स, इलेक्टोरल पावर्स। ये सारे किसके पार्ट्स हैं? ये है पावर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट के पार्ट्स। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको पूरा पावर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट को अच्छे से समझा दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इस नोट्स को अच्छे से देखिए और अच्छे से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे टॉपिक को एक समरी वाइज आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको एक एक पॉइंट लाइन बाय लाइन जो मैंने समझाया आपको समझ आई होगी, और आप जब इसे रीड करेंगे और जब ध्यान से सुनेंगे तो ये आपको अच्छे से और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए आज की वीडियो में आपके लिए मैं परमजीत ये जो लेजिस्लेटर टॉपिक लेकर के आई थी, इस टॉपिक में आज के लिए इतना ही है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है बच्चों तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन्स को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं रेगुलर बेस पे आपके लिए इसी तरह से सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट के टॉपिक्स को क्लियरली कॉन्सेप्ट वाइज आपके लिए इस यूनियन पाठशाला के चैनल में डालती रहूँगी, और आप इसे देखकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहिएगा और हर चीज़ों को सीखते रहिएगा। ठीक है भैया बच्चों, वीडियो को देखने के लिए मैं परमजीत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़ एंड इतने दिनों तक आप लोगों ने वेट किया होगा, और मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। कुछ इश्यूज़ थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं लेकर आ रही थी, बट अब मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगी। और आज जैसे मैंने लेजिस्लेचर टॉपिक को क्लियर किया है, उसी तरह से मैं आपके लिए एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट का सेकंड ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्द अब आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सब खुश रहें, हैप्पी रहें। अब तब तक के लिए बाय, गुड डे, टेक केयर।